कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स एंड पार्स ट्रीज। हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक के लिए हमें मल्टीपल वीडियो क्लिप्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम एक वीडियो क्लिप में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। Context free grammars is a natural recursive notation for context free languages. Context free languages are a larger class of languages than regular languages. अभी तक हमने जो लैंग्वेजेस स्टडी की हैं, जिसके लिए हमने DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA और रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी हैं, वो रेगुलर लैंग्वेजेस थी। अब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के बारे में एक अलग तरह की नोटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में सारी रेगुलर लैंग्वेजेस आती हैं और उसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस आती हैं। तो इसलिए यहाँ ये बात की जा रही है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर अ लार्जर क्लास ऑफ लैंग्वेजेस देन रेगुलर लैंग्वेजेस। और इन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, यानी कि एक तरह की नोटेशन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कहलाती है। बाज़ दफ़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको सिर्फ ग्रामर कहते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अलावा और दूसरी तरह की भी ग्रामर हो सकती है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसकी जो नोटेशन है वो एक नेचुरल एंड रिकर्सिव फॉर्म में आपको नजर आएगी जब हम आगे चल के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। 1960s से जब से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, कंपाइलर टेक्नोलॉजी में जो है वो एक खास आसानी पैदा हो गई। जिन्होंने भी इसको इंट्रोड्यूस किया, और हम पहले बात कर चुके हैं कि इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला नॉम चॉम्स्की था, और उसने जो है वो नेचुरल लैंग्वेजेस के लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन नेचुरल लैंग्वेजेस से ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स को पसंद आया, और ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में इसका एक ख़ास रोल है, और इससे हम पूरी तरह फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह जब हम XML की बात करते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो XML में हम टैग्स खुद से डिफाइन कर सकते हैं। HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं। तो जो भी अपनी XML लिख रहा हो वो अपनी मर्जी के टैग्स डिफाइन कर सकता है, और उन टैग्स को डिफाइन करने के लिए जो डेफिनेशन यूज करता है वो DTD कहलाती है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि एक अलग से फाइल बनाता है और उसमें इन XML के टैग्स को जो वो यूज करने जा रहा है उनकी डेफिनेशन देता है। तो इन टैग्स को डिफाइन करने का तरीका भी जो है उसमें भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। सबसे पहली एग्जाम्पल जो हम कवर करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की, उसमें हम एक ऐसी लैंग्वेज को कवर करेंगे जो कि लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स कहलाती है। पैलिंड्रोम एक खास किस्म का स्ट्रिंग होता है जिसको आप फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने दो पैलिंड्रोम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, OTTO CIVIC। अब आप इसको बैकवर्ड भी रीड करेंगे तो ये यही बनेंगे। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो आप लोग खुद भी सोच सकते हैं। बाज दफ़ा बाज लोगों के नाम भी ऐसे होते हैं कि जिनको आप बैकवर्ड्स रीड स्पेल करें तो सेम बन रहा होता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग W इज अ पैलिंड्रोम इफ एंड ओनली इफ W इज इक्वल टू WR। WR मीन्स W का रिवर्स, यानी कि उसको आप रिवर्स ऑर्डर में अगर W को लिखें, अगर W एक स्ट्रिंग है तो वो W, उसका WR यानी कि उसका रिवर्स ऑर्डर भी जो है वो W ही होगा। तो अगर हम एक ऐसे अल्फाबेट को यूज करें जिसमें 0 एंड 1 सिंबल्स हैं और उसके पैलिंड्रोम्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो 0 1 1 0 एक पैलिंड्रोम होगा, यानी कि इसको आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे तो भी यही बनेगा। इसी तरह 1 1 0 1 1 ये भी पैलिंड्रोम है। इवन एम्प्टी स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम, चाहे आप उसको फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें ये सेम रहेगा, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग ही रहेगा। लेकिन कुछ और स्ट्रिंग्स देखते हैं, 0 1 1, इसको अगर हम बैकवर्ड रीड करेंगे तो ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। इसी तरह 0 1 0 1। तो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स, जिसको हम जिसमें हम जीरोज एंड वंस के सिंबल्स ही यूज कर रहे हैं, ये एक रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। इसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस भी नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखेंगे।
अगर लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स को हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये नोट करेंगे कि इसकी डेफिनेशन में दो पार्ट आ रहे हैं। एक तो वो पार्ट है जो इसकी बेसिस सेट कर रहा है। अगर हम 0 एंड 1 सिंबल्स यूज कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंपलेस्ट पैलिंड्रोम्स बन सकते हैं, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी स्ट्रिंग में, वो एप्सिलॉन बाय इटसेल्फ पैलिंड्रोम है, 0 बाय इटसेल्फ पैलिंड्रोम है, यानी कि 0 को अगर हम एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करें तो 0 को फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें 0 ही रहेगा। इसी तरह 1 बाय इटसेल्फ पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये हमारी बेसिस हो गई। और अब इसके ऊपर बेस करके हम इसको रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव प्रूफ्स में एक बेस केस होता है, एक इंडक्टिव केस होता है। मैथ्स में ये काफी यूज होता है। तो अगर हम इंडक्शन की बात करें, यानी कि इस बेसिस के ऊपर मजीद बिल्ड करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर W जो है वो पैलिंड्रोम है तो आप इसके शुरू में 0 लगा दें और आखिर में 0 लगा दें तो भी ये पैलिंड्रोम ही रहेगा। और इसी तरह अगर W पैलिंड्रोम है और इसके शुरू में 1 लगाएं और आखिर में 1 लगाएं तो भी ये पैलिंड्रोम ही रहेगा। पैलिंड्रोम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इन दो रूल्स को ही यूज करेंगे। हम कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम में नहीं बना सकते अनलेस और अनटिल हम इन दोनों में से कोई रूल यूज ना कर लें। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो एक फॉर्मल नोटेशन है जो इन दोनों रूल्स को रिकर्सिवली डिफाइन करने के लिए यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि 0 बाय इटसेल्फ पैलिंड्रोम है, हम इसके आखिर में 1 लगा दें और शुरू में 1 लगा दें तो भी ये पैलिंड्रोम ही रहेगा। ठीक है, और इसी तरह हम इसके आखिर में 0 और शुरू में 0 लगा दें तो भी ये पैलिंड्रोम रहेगा। यानी कि हम इस पार्ट को कितनी दफा भी रिपीट कर लें ये पैलिंड्रोम ही रहेगा। रिकर्सिव डेफिनेशन का ये मतलब हुआ कि अगर 0 इटसेल्फ एक पैलिंड्रोम है, यानी कि W है, इस W के अराउंड आप 1 शुरू में और आखिर में लगा दें तो भी पैलिंड्रोम रहेगा। अब ये W हो गया, इस W के अराउंड यानी कि शुरू में 0 लगा दें और आखिर में 0 लगा दें तो भी पैलिंड्रोम रहेगा। और इसी तरह इसके शुरू में और आखिर में 1 लगा दें तो भी ये पैलिंड्रोम रहेगा। यानी कि हम ये इंडक्टिव पार्ट को यूज करके मजीद पैलिंड्रोम्स बना रहे हैं। हम इन रूल्स के अलावा किसी तरह भी पैलिंड्रोम्स नहीं बना सकते। जब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाने जा रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो बेसिकली हम कर ये रहे होते हैं कि हम कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं और उन वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं कुछ खास किस्म के स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, जो हम कहें कि खास किस्म के स्ट्रिंग्स या क्लासेस ऑफ स्ट्रिंग्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अच्छा एक लैंग्वेज में कुछ खास किस्म के स्ट्रिंग्स होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, तो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं उन स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट यूज करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में इस अल्फाबेट को जो है टर्मिनल कहा जाता है। जब हम पैलिंड्रोम्स की लैंग्वेज का जिक्र कर रहे हैं, उसको एज एन एग्जांपल यूज कर रहे हैं, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख रहे हैं, तो फिर हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल ये है कि पैलिंड्रोम जो है वो एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। तो ये हमने एक बेस रूल बना लिया। दूसरा बेस रूल ये हो सकता है कि 0 बाय इटसेल्फ इज अ पैलिंड्रोम। तो जब हम ग्रामर लिखते हैं तो हम लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिखते हैं और फिर हम ये सिंबल यूज करते हैं जो कि प्रोडक्शन सिंबल कहलाता है, और राइट साइड पे जो है हम इसकी वैल्यू लिख रहे होते हैं जिसको हम बॉडी कहते हैं। लेफ्ट वाली साइड हेड कहलाती है, राइट वाली साइड बॉडी कहलाती है। इसी तरह एक रूल ये भी है कि 1 बाय इटसेल्फ इज आल्सो पैलिंड्रोम। तो ये 3 बेस रूल्स हैं जो कि इस लैंग्वेज की डेफिनेशन के लिए बेसिस बन रहे हैं। ठीक है, और इनके बाद जो इंडक्टिव रूल बनेगा वो ये है कि अगर P पैलिंड्रोम है, जो कि हम यहाँ कह रहे हैं कि P यूज कर रहे हैं वेरिएबल पैलिंड्रोम को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर P पैलिंड्रोम है तो इससे पहले अगर हम 0 लगा दें और आखिर में 0 लगा दें तो भी ये पैलिंड्रोम रहेगा।
और आखिरी रूल जो बनेगा वो ये कि अगर p पैलिंड्रोम है और उससे पहले हम 1 लगा दें और आखिर में भी 1 लगा दें तो भी ये पैलिंड्रोम ही रहेगा। तो हम वेरिएबल p यूज कर रहे हैं पैलिंड्रोम को डिफाइन करने के लिए, और हमने कुछ बेसिस सेट किए हैं कि एप्सिलॉन बाय इटसेल्फ पैलिंड्रोम है, 0 बाय इटसेल्फ पैलिंड्रोम है, 1 बाय इटसेल्फ पैलिंड्रोम है, और अगर कोई पैलिंड्रोम है जो कि इन तीनों में से हो सकता है तो फिर हम उसके शुरू में 0 लगा दें और आखिर में 0 लगा दें तो भी वो पैलिंड्रोम है, और शुरू में 1 लगा दें और आखिर में 1 लगा दें तो भी पैलिंड्रोम है। तो इस तरह हम इस लैंग्वेज की कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखते हैं। हमने यहाँ 5 डिफरेंट रूल्स यूज किए हैं और ये हमारी यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, यानी कि हमारी ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस लैंग्वेज के लिए कंप्लीट हो गई। इस ग्रामर को लिखने का एक और तरीका है, यानी कि एक ऑल्टरनेट कॉम्पैक्ट नोटेशन है इन सारे रूल्स को लिखने के लिए। अगर वेरिएबल सेम हो तो हम इन सारे रूल्स को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि वेरिएबल p डिफाइंस एप्सिलॉन और 0 और 1 और 0p0 और 1p1। यानी कि हमने यहाँ पर जो 5 रूल्स p के ये लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम के रिप्रेजेंट किए थे, जो लिखे थे, उनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो पाइप्स सिंबल है, ये एक्चुअली पाइप सिंबल के एक साइड वाली चीज जो है वो एक रूल को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि p की एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, और p की वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, यानी कि इसकी डेफिनेशन। और p को फिर हम डिफाइन कर सकते हैं 0p0 से भी और 1p1 से भी। इस ग्रामर के 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इसमें टर्मिनल्स हैं, 0 एंड 1 जो है वो टर्मिनल्स हैं, ठीक है, या इनको टर्मिनल सिंबल्स भी कहा जाता है, ठीक है। अभी तक हम फाइनाइट ऑटोमेटा में इसको सिंबल्स के तौर पे यूज करते हुए आए। तो यहाँ पर 0 1 जो है वो टर्मिनल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में एक ही वेरिएबल है, इस एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ p जो है वो वेरिएबल है, और आमतौर पे हर वेरिएबल ग्रामर में किसी ना किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस एग्जाम्पल में सिर्फ p वेरिएबल है। फिर अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो फिर जो इस पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो स्टार्ट सिंबल कहलाता है। यानी कि जो ग्रामर हमने लिखी है जिस लैंग्वेज के लिए, उस पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने वाला स्टार्ट सिंबल कहलाता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो p ही जो है वो स्टार्ट सिंबल है। इसको हम और दूसरी एग्जांपल्स में और डिटेल में देखेंगे। और हर ग्रामर में कुछ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 रूल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 करके हमने इसको नंबर किया हुआ है। ये 5 रूल्स हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। उसके अलावा हर प्रोडक्शन में 3 चीजें होती हैं। तो हर प्रोडक्शन में आपको लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल नजर आ रहा है वो हेड कहलाता है, ठीक है। और ये जो सिंबल है ये जो है ये कहलाता है प्रोडक्शन सिंबल, ठीक है जी। उसके अलावा राइट साइड जो है वो कहलाती है बॉडी, ठीक है। हेड, प्रोडक्शन सिंबल, बॉडी। तो अगर हम इसको फॉर्मली डिफाइन करने जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में 4 कंपोनेंट्स हैं, सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं, सेट ऑफ प्रोडक्शंस हैं, और स्टार्ट सिंबल है। तो हमारी एग्जांपल में, यानी कि लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स की एग्जांपल में, जो ग्रामर है उसको हम फॉर्मली इस तरह लिखेंगे। अगर हम ग्रामर का नाम जी रखें और हम ये कहें कि हमारी पैलिंड्रोम्स की लैंग्वेज की ग्रामर जी पैल से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें सेट ऑफ वेरिएबल्स में सिर्फ p आ रहा है एक सेट के अंदर, सेट ऑफ टर्मिनल्स में 0 एंड 1 आ रहे हैं सेट के अंदर, और a जो है सेट ऑफ प्रोडक्शन 5 जो प्रोडक्शन के 5 रूल्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ इसके अंदर तो नहीं लिख सकते, तो अलग से हम प्रोडक्शन के रूल्स लिखते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा हमारा a जो है वो
सेट ऑफ 5 प्रोडक्शंस शो कर रहा है, तो हम इसको प्रोडक्शंस भी कहते हैं, रूल्स भी कहते हैं, या दोनों को मिला के प्रोडक्शन रूल्स कहते हैं। और P जो है स्टार्ट सिंबल है इसमें, इस पूरी ग्रामर में। यहाँ पे हमने इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डिफाइन किया, एक एग्जाम्पल कवर की लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स की, और हमने इसको फॉर्मली डिफाइन किया। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम अगली क्लिप में और दूसरी एग्जाम्पल्स कवर करेंगे।